लास्ट क्लास में परक्यूजिट्स का मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसी दौरान किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली मुझे नॉक करके बोलिए, सर मेरा इस जगह में प्रॉब्लम है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू। ऐसे के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कॉलेज पैसा देता है मुझको, मैं एकदम उसूल करके दूंगा, फ्री में कुछ नहीं कराता। चलिए, बेसिक सैलरी हाउ मच? सर 5 लाख। ये अज्यूम करते हैं फॉर्मिंग पार्ट, कितना? 1 लाख। एक चीज देखे हो, मैंने यहाँ पर पर मंथ नहीं दिया है, पर एनम ही करके रखा है। कुछ नहीं बोला है तो सर मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल रीइंबर्स मतलब इसके बाद ही मेरा परक्यूजिट का लिस्ट शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं परक्यूजिट्स। अंडर सेक्शन 17(2) क्या क्या? इलेक्ट्रिक बिल 10,000 रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब है प्रोबेबली इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे था, आप एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, रीइंबर्स कर रहा है, बोल रहा है आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आप क्यों पेमेंट करेंगे? बिकॉज शायद आपके नाम पे ही बिल था तो आप ही पेमेंट करेंगे। एम्प्लॉयर बोल रहा है चलिए मैं आपको 4,000 रुपए या 5,000 रुपए रीइंबर्स कर दूंगा, तो चलिए एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया 10,000, तो ये क्या परक्यूजिट होगा? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मीट अप बाय एम्प्लॉयर, यस और नो? यस सर। सेक्शन याद है? 17(2)(4). वेरी गुड, 17(2)(4). रीइंबर्समेंट याद रखना जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन इंप्रेशन बढ़ता है अगर करते हो। रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल 10,000। Snacks and teas is provided worth ₹2,000, क्या होगा? Not taxable. Teas नॉन टैक्सेबल। provided क्या होगा? देखते हैं कौन पढ़ा है। टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? सर नॉन टैक्सेबल आइटम है। क्यों? यस सर, आपका नॉन टैक्सेबल लिस्ट में था वो, कहाँ था? Yes, चलिए, बोलने से ही तो नहीं होता है, अब तो झूठ भी बोलते हैं सारा दिन। tea and snacks provided during the working hours, clear? Under the heading Yes, non taxable perquisites. कितना बोल रहा है? नील। नेक्स्ट, अच्छा क्या कंप्यूट कर रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी।
employer refrigerator provided by employer for own source Sir? costing 42,000 for use, इसका मतलब क्या है? एसेट ट्रांसफर किया एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को सेल नहीं किया है, ट्रांसफर किया है फॉर यूज। आई रिपीट, ट्रांसफर फॉर यूज, नॉट सेल। एसेट ट्रांसफर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर यूज, नॉट फॉर सेल, क्या होगा? टैक्सेबल होगा Taxable होगा। कितना? 10%। Original cost। रेफ्रिजरेटर provided by transfer for use, कितना होगा? 10%, 4,200। सर अगर सेल होता तो बेटा सेल होता भी उसका एक प्रोविजन है, लेकिन मैं इतना दूर तक आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं लगता है। जितना तक लगता है तो 20-25 आइटम, मैंने 10 से 11 कराऊंगा, नॉट मोर देन दैट। सर, या स्नैक एंड टी प्रोवाइडेड। तुम बोल रहे हो तो पूछ रहा हो तो बोल देता हूं, उसके ऊपर एक एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज करके हम उसको माइनस करके उसका WDV निकालते हैं, उसको ही फिगर में रखते हैं। बोलो सर, ये स्नैक एंड टी से वर्किंग आवर में अज्यूम करके चलेंगे। ऑलवेज ऑलवेज, नहीं तो पागल क्यों देगा? इसके बाद मेडिकल लोन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर 12 lakhs, market interest rate of State Bank of India always is 11%। मतलब आपको लोन दे रहा है, समझिए, लोन दे रहा है वो भी विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री मेडिकल लोन, भी मेडिकल लोन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 12 लाख का। मतलब आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट होना चाहिए था। 12 लाख के ऊपर 11%, 2,20,000 आपका बेनिफिट है। बिकॉज ये क्यों बेनिफिट? बिकॉज ये इंटरेस्ट अगर बाहर से लेते तो आपको इसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो आपको जो बाहर में इंटरेस्ट देना पड़ता आप नहीं दे रहे हैं, तो ही आपका बेनिफिट है। लेकिन भाई होल्ड कीजिए, ये मेडिकल लोन के बारे में बोल रहा है, और मेडिकल लोन क्या है? नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल है सर। मेडिकल लोन तो रिफंड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ब्याज आपको देना नहीं पड़ रहा है, यही आपका बेनिफिट है, और ये बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होता है। क्या होगा? ब्रैकेट में लिखोगे नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, फर्नीचर प्रोवाइडेड ऑन रेंट ₹3,000 पेड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब मैं फर्नीचर चाहे तो मेरा खुद का फर्नीचर ट्रांसफर कर सकता हूं फॉर योर यूज, और मैं ऐसा भी हो सकता है रेफ्रिजरेटर फर्नीचर मेरे पास नहीं है, मैं ताज मोहम्मद से किराए में लेके आपको दिया। नहीं, ताज मोहम्मद गरीब है, कुणाल को पकड़ो, कुणाल से लेके मैंने आपको दिया, क्या होगा? टैक्सेबल होगा सर। 100%। लेकिन टैक्सेबल अमाउंट जितना मैंने रेंट पे किया है, रेंट पेड। अगर मेरा रेंट का जगह मेरा खुद का होता देन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, एनी डाउट? दैट इज फर्नीचर
provided taken on rental basis. क्या होगा? Rent paid. How much? 3,000. Professional tax paid by employer. क्या होगा? सर वो डिडक्शन में जाएगा। भाई प्रोफेशन तो डिडक्शन में जाएगा, ठीक है, मैं जानता हूं। और बोलो। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है। आई रिपीट, सर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है सर, पे किया एम्प्लॉयर सर। पे कर रहा है सर। वेरी गुड, 1724 वेरी गुड, बेस। टू गुड। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, अंडर सेक्शन 17(2), मतलब परक्यूजिट का सेक्शन में सब सेक्शन है 4। ओके, आपको सेक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। सर आप क्यों लिख रहे हैं? मुझे दिखाना है ना, मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूं, इसलिए। आप लोग अगर याद रखेंगे तो लिखेंगे, अगर याद नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। लेकिन मैं ये भी दावा के साथ कह सकता हूं 17(2)(4) का सेक्शन आप लोग कोट करेंगे सर। Keyman insurance policy received from rupees 10,000 from the organization। बोलो, नहीं तो मैं गला आपको दबा के मार दूंगा। सर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सॉरी, क्या होगा? सर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। Very good. Profit in lieu of salary. It is not under the perquisite head. Laptop provided by employer. नॉन टैक्सेबल। Laptop provided by और नहीं लिखना पड़ेगा, for use। फुल ऑफिस यूज मान के चलते हैं। कितना? नील। लो सर अगर पर्सनल यूज के लिए देगा तब तो भी एक्चुअली सब लैपटॉप में आइडेंटिफाई करना इस आसान नहीं, और कोई पागल नहीं बोलेगा मैं पर्सनल कर रहा हूं। पर्सनल में भी ऑफिस का काम करता हूं। ये जो लैपटॉप में काम कर रहा हूं, कॉलेज में मुझको दिया है। मैं जूम में जो क्लास कराता हूं, कॉलेज मुझे 1 पैसा भी दिया है। नेट का जो बैलेंस लगाता हूं, कॉलेज दिया है। नो, हम लोगों का पर्सनल है। Then life insurance premium paid by employer. Life insurance paid. Life insurance premium paid by employer. कत? कौन सेक्शन याद है? आप लोगों ने सब डिबेट किया था। 5 है सर, 20 देख ले। सबसेक्शन 5 में आप लोगों का सवाल था सर ये तो मेरा ही ऑब्लिगेशन पे कर रहा हूं, तो ये 17(2)(4) में होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए
स्पेशल सेक्शन डाला गया है इसलिए। कितना? सर 5 होगा सब सेक्शन। 5. 15,000। और कुछ? सर और तो कुछ नहीं है। कितना होगा परक्यूजिट्स? परक्यूजिट्स कितना होगा बोलो? सर बोलो। 34,200. और कुछ होगा? यस। प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। बोलो। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कीमैन क्या लिखा है वर्ड? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड। अच्छा ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कीमैन होना चाहिए। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो कितना? $10,000। 10,000। 10,000. और कुछ? नो सर सर। ग्रॉस सैलरी हाउ मच? 44,200. less deduction under section 16 1A standard deduction। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना? 2,000। टोटल 52। तो क्या आएगा? टैक्सेबल सैलरी बोलो। 5,92,200। सॉरी 5,92,200. बोलिए, कोई डाउट यहां तक? जो प्रॉब्लम का दिया था उसका सलूशन मैंने आपको दे दिया है। यहां तक कोई डाउट? स्नेहा तुम्हें क्या आज के एसछो? सर सब कुछ ऐसे अलग अलग हेड में देना होगा, परक्यूजिट अलाउंस ये सब अलग अलग? सर। जैसे परक्यूजिट आप पहले दिए, फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सर हमको जैसे जो मिलेगा हम देते जाएंगे। ना ना ना, तुम्हारा तो हेडिंग अलग है। नहीं होगा। স্নেহা জয়েন করেছিস আজকে? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও দেখে নিয়েছিলিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। चल ना, जहां तक मैंने खत्म करके रखा था वहां से आज मेरा जर्नी शुरू होगा। डिस्कशन 1 2 3 4 था, अब 5। चलिए
एजुकेशन फैसिलिटी टू एम्प्लॉई एंड इट्स फैमिली मेंबर। मैं आप लोगों को तो स्पेसिफिकली बता देता हूं। एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर एंड एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है। मतलब उसका स्कूल में पढ़ा सकता है, उसका कोई कॉलेज है वहां पर पढ़ा सकता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उसको फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए और एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस नहीं है, वो एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो फैसिलिटी में क्या होगा, हम लोग देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन और अदर मेंबर। आई रिपीट, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिमिलर एजुकेशन फैसिलिटी, अगर जो चिल्ड्रन को बा फैमिली का दूसरे मेंबर हो सकता है, आपका भाई बहन, आपका स्पाउस मतलब वाइफ को आप देते हैं, शौहर को देते हैं, तो उसको उसके लिए व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू अटैच फॉर दैट काइंड ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। तो मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आईआईएम में आपका बीबी को पढ़ा रहा है, तो वो आईआईएम में मेडिकल फैसिलिटी का खर्चा होता है या सालाना मान लीजिए डोनेशन छोड़ के 8 लाख करके, तो दैट 8 लाख रुपीज इज अ बेनिफिट। बिकॉज ये आप क्यों बेनिफिट, बिकॉज आपको 8 लाख रुपीज पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये फैसिलिटी आप खुद पर्सनली पेमेंट करते तो आपको एंजॉय करना पड़ता। सर बुझलाम ना। अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी का बेनिफिट अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब यू आर एंजॉयिंग अ बेनिफिट। क्यों बेनिफिट, मुझे दूसरी जगह पैसा देके ये बेनिफिट नहीं लेना पड़ रहा है। एम्प्लॉयर डायरेक्टली मुझको ये बेनिफिट दे रहा है, वो भी विदाउट प्राइस और मे बी एट अ चीपर प्राइस। सपोज मेरा 2 बच्चा है, मेरा एक बेटी है, वो बेटी मेरा कलकत्ता के एक स्कूल में पढ़ती है। तो अगर ये स्कूल मेरा एम्प्लॉयर का है तो मुझे सालाना उसको 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, एम्प्लॉयर बोला है एम्प्लॉय का फ्री है, कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा 1 लाख रुपए इनडायरेक्टली मेरा सेविंग्स हो गया। तो ये मेरा बेनिफिट हुआ ना इनडायरेक्टली। सोच के देखो, আমি যে এডুকেশন ফ্যাসিলিটিটা দিচ্ছি তার তো একটা মার্কেট ভ্যালু আছে, সেই মার্কেট ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার তাহলে ভ্যালু অফ দ্য এডুকেশন, যেটা এমপ্লয়ারকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে না। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এন্টায়ারলি দ্য ভ্যালু অফ এডুকেশন is the taxable amount of benefit. So that is the market value of similar education facility provided to the children or other member. Mane same facility, yes. স্যার যদি অন্য স্কুল হয় তাহলে তো স্যার বেনিফিটটা পাওয়া যাবে না। তাতেও হবে, সেখানটায় হবে অ্যামাউন্ট মার্কেট ভ্যালুর জায়গায় আসবে অ্যামাউন্ট পেড বাই এমপ্লয়ার। তোমার কথা অনুযায়ী if the school maintained by employer then market value, agar school not employed by the employer then the amount paid by the employer for enjoying such facility or for giving such facility to the employee. Simple kotha. Furniture যদি তোমার নিজের থাকে then 10% on the cost of the furniture. Furniture যদি তুমি ভাড়ায় নাও then the rent amount. Similarly, if the education facility is provided by the employer from the own source, then market value of the education facility. If the facility is being borrowed by facility is outsourced by the employer, then the amount of which you are paying for outsourcing, that is your the taxable amount. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Less is very important. Exemption ₹100 per month per child, no restriction in the number of children. Money exemption you will get for your, if the education facility provided to your children, then you can claim an exemption of ₹1,000 per month without any limit of children. If there are 3 children, you will get the, and 3 children enjoying the benefit of the school facility of your employer, then 1,000 into 3 into 12, मतलब अलाउंस में जो मैक्सिमम 2 का लिमिट था, यहां पर मैक्सिमम 2 का लिमिट नहीं है, यहां पर 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड विदाउट एनी लिमिट. There is no restriction in the number. I repeat the word, exemption ₹1,000 per month per child.
I have not mentioned any other family. কিন্তু এখানে দেখো কি লেখা আছে, provided to children or other member, তার মানে যদি চিলড্রেন কে দেয় তাহলেই এক্সেম্পশন পাবে, আর যদি চিলড্রেন কে না দিয়ে ওয়াইফ কে, ভাই কে, বোন কে দেয়, there is no exemption. Then full amount, then exemption rupees 1,000 per month will not available. It is only applicable for children. So that is a value. সেখান থেকে less amount recover from employee. If you have recovered any sum of amount from your employee, then it will be deducted. That is a net benefit is a taxable. So that is a gross benefit. I repeat, that is a gross benefit. Less amount recover from employee after deducting that amount, that is called the taxable amount. Now, in first question part tha, that is A. Employer maintains own institution. Now, sir, if it is B, matlab, if outsource, in case of outsourcing, actual fees paid by employer, less amount recover from the employee, taxable amount आपको निकल गया. Yes or no? एटाई तो क्वेश्चन छिलो, I think स्नेहा. सर ये तो ऑब्लिगेशन वाला हाँ। केस हुआ ना सर, सेम Sorry, बोलिए. ऑब्लिगेशन वाला केस, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय अरे एम्प्लॉयर। अरे बाबा, भाई अगर ऑब्लिगेशन केस है मतलब रीइंबर्समेंट. आपका एम्प्लॉयर कोई स्कूल मेंटेन करता ही नहीं है, आपका एम्प्लॉयर का किसी स्कूल के साथ टाई अप भी नहीं है, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं, आप बच्चे पढ़ाइए, मैं आपको पैसा दे दूंगा. दैट इज रीइंबर्समेंट केस. व्हेन इट इज अ रीइंबर्समेंट केस, बच्चा किसका है, एम्प्लॉयर का. एम्प्लॉय का, तो किसका जिम्मेदारी है बच्चे को परवरिश करना? एम्प्लॉय, कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। कौन सा सेक्शन काम करेगा? 1724। और कुछ बोलना पड़ेगा? नो सर। A और B केस इज नॉट अ रीइंबर्समेंट केस. चलो तुम लोग डेंजरस हो, पैसा एकदम वसूल करके छोड़ोगे. हटियार इंसान. See, in case of reimbursement, fully taxable to the extent of amount reimbursed. Answer section. Done. Okay. सर बोलो. सर अगर एम्प्लॉयर सर स्कूल में डायरेक्टली फीस पे कर दे रहा है सर, तो Yes. केस तो अलग है. वो अगर केस एम्प्लॉयर का हाफ में पैसा दे रहा है. आउटसोर्सिंग कर रहा है. अच्छा, होल्ड. एम्प्लॉयर डायरेक्टली फीस पे करेगा कैसे? बिल किसके नाम पे है? बच्चे का पापा के नाम पे सर। बच्चे के पापा ना के लिए एम्प्लॉयर क्यों पे करना चाहेगा? एम्प्लॉयर का अगर पेमेंट करना है, अच्छा देखना पड़ेगा बिल किसके नाम पे है. बिल अगर एम्प्लॉय के नाम पे है तो 100% रिइंबर्समेंट. बिल अगर एम्प्लॉयर के नाम पे है तो 100% आउटसोर्सिंग, एंड जैसे दिया है वैसे. सर अगर व्हाट एवर द सिचुएशन सर, अल्टीमेटली तो अमाउंट ही टैक्सेबल हो रहा है. देखो ओके. चलिए बोलिए ये क्या होगा? solution.
बेसिक सैलरी कितना 32,000 into 12 3,84,000. 3,84,000 ये फॉर्मिंग कितना बोलो 1,20,000. 20. और perquisites under section 17(2) एजुकेशनल फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूं, ये सब तक अभी नहीं बताऊंगा, 17 तक बोल देता हूं, 17(2)(3) में आता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन एंड ब्रदर कितना 2,500 into 12 30,000. into 3 2,500 into 3 into 12 90,000. 90,000 less exemption exemption कितना 1,000 into 12 into 12. into Two children. Two. मैं एक चीज करता हूं, दिन खेला जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अब बोलो तो एग्जेम्पशन मैक्स कितने किसके लिए मिलेगा? बच्चे के लिए मिलेगा, ब्रदर के लिए नहीं मिलेगा। सर into 3. वेरी गुड। लेकिन अलाउंस होता तो सर इंटू 2 होता। वहां पर 2 बच्चे का लिमिट था, यहां पर बच्चे का कोई लिमिट नहीं है। Exemption only available for children without limit. How much? कतो बाबा 36,000. कितना आएगा? 84. স্যার কিন্তু এক্সেম্পশনটা 1000 রুপিস কেন? That is a government exemption given, that is 1,000 rupees per month. হ্যাঁ ওটা স্পেসিফিক্যালি স্ট্যাটুটরি লিমিট বলে দিয়েছে, exemption is 1,000। कितना होगा? 5. How much? $5,88,000। 5,88,000. Clear? Any doubt? Now
5 হয়ে গেল 6 and 7. Valuation of gas, electricity, water facility provided by employer. I repeat, reimbursement case এর মধ্যে applicable নয়। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो एम्प्लॉइज है वो लोग जो गैस उसको मिलता है एम्प्लॉयर खुद बनाता है। सीएससी का जो एम्प्लॉय लोगों को इलेक्ट्रिक दिया जाता है उसका इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय खुद बनाता है, एम्प्लॉयर खुद बनाता है। तो ये लोग आर द फैसिलिटी गिवन, दैट इज दे आर द मैन्युफैक्चरर। गैस इलेक्ट्रिसिटी अगर वाटर का ऐसा कोई सिस्टम है तो उसके लिए क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्स। ओन सोर्स मतलब एम्प्लॉयर शायद इसका मैन्युफैक्चरर है, और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर इट प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, अगर बाहर प्रोवाइड करता है तो, और अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर इफ द कनेक्शन इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। एनीथिंग हो सकता है, मतलब गैस वो प्रोवाइड करता है ओन सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी दूसरे का जगह से वो आउटसोर्स कराता है, और वाटर बिल रीइंबर्स करता है। मतलब तीनों ही अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर जो ओन सोर्स से देता है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में टैक्सेबल होगा। देखो क्लियर और नो? रीइंबर्समेंट मींस मतलब पेड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम ओन फंड एंड द एम्प्लॉयर पेज द एम्प्लॉय, दैट इज 17:4 ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक काम करता हूं, ये तो मैंने दे दिया है, ये झमेला को हटा देते हैं, बिकॉज एक जगह तो मैंने बोल दिया है रीइंबर्समेंट का केस। क्या करूंगा, ये रहने दूं ना काट दूं? रहने दीजिए सर। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। रीइंबर्समेंट का केस ऑलवेज 17:4। चलो सबसे बेटर झमेला ही हटा दीजिए सर। 17 आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्वीपर, वॉचमैन, कुक, सर्वेंट, अटेंडेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी अगर आपको देता है, क्या, स्वीपर, वॉचमैन, कुक, अटेंडेंट फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर आपको देता है तो क्या होगा? सेम अमाउंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट जितना एम्प्लॉयर पे करता है, अगर एंगेज बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय एंगेज करता है दैट इज द रीइंबर्समेंट। दोनों केस में ही जितना अमाउंट पे करेगा उतना ही ऐड हो जाएगा। क्लियर? डन। चलिए एक इलास्ट्रेशन करके आज का क्लास समाप्त करेंगे। सॉल्यूशन, computation of taxable salary। करें बेसिक डीए, बाप रे यार पागल हो जाए। बेसिक सैलरी कितना बोल जल्दी? 40,000 into 1000 12, into 4,80,000। 12, need your help, जल्दी जल्दी जल्दी। 4,80,000। 4,80,000 डीए
ये फॉर्मिंग पार्ट कितना 10,000 12.1 1,20,000 1,20,000 1,20,000 next सीधा डायरेक्टली परक्यूजिट्स क्या क्या employer provide free education facility to 2 children cost is borne by the employer rupees 3,000 per month. Okay, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, वो किसी से देता है, कॉस्ट बोन कर रहा है, दैट इज एजुकेशन फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन कितना होगा 3,000 पर मंथ। 8 चिल्ड्रन नहीं बोला है तो इंटू 12 दैट इज टोटल हाउ मच 36,000 36,000 एग्जेम्पशन कितना चिल्ड्रन, तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही, एग्जेम्पशन कितना बेटा 24,000 into 2 20,000 अच्छा 24 then उसके Sir. बाद सर 12,000 होगा सर, 12 होगा। वही तो लिखा है, सर ये एजुकेशन फैसिलिटी समझाइए ना जरा। एजुकेशन सिस्टम के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बच्चे को फैसिलिटी देता है, इसके लिए एम्प्लॉयर को पर महीने सर खर्चा 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई नहीं किए सर, वही सर 2 चिल्ड्रन सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। अब तो एम्प्लॉयर जो बेनिफिट देता है एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, इसके लिए एम्प्लॉयर को बियर करना पड़ता है 3,000 पर मंथ मंथली। तो टोटल साल में कितना बियर करना पड़ा 36,000, तो ग्रॉस 36,000 हुआ, लेस एग्जेम्पशन मिलता है 1,000 इंटू 2 करके 12 महीने का 24,000 करके नेट 12,000 बाहर। सर बच्चा जितना भी हो चलेगा मतलब? एकदम एकदम, वो अलाउंस के लिए मैक्सिमम 2 है, यहां पर कुछ बोला नहीं है। gas provided by employer from outside, बाहर से दे रहा है, तो मतलब जितना किराया होगा उतना ही 5,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी provided from own source, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेना पड़ेगा, खुद का सोर्स से दोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यस और नो?
ओन सोर्स से दोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज आप मैन्युफैक्चर करते हो, कितना? 6,000 हाँ, एम्प्लॉयर से रिकवर करता है। अच्छा, एम्प्लॉय से, एंड देखो क्या बोला है, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय 3,000। अच्छा अच्छा अच्छा, लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। आप लोग डेंजरस है, मैं आपको 3,000 नहीं दूंगा, 2,000 करूंगा। लेस अमाउंट रिकवर्ड from employee, amount recovered from employee, how much? 2,000 2,000. Watchman provided by employer, actual amount paid by employer 12,000. Watchman provided by employer 12,000. Then cook का सैलरी रीइंबर्स कर रहा है 1,500, मतलब एंगेज एम्प्लॉयर ने ही किया है। reimbursement of cook salary rupees 1,500 into 12, ये 1724 केस में ही आता है। वॉटेवर में भी सिचुएशन फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन आता है 1724 का केस में। प्रोफेशनल टैक्स आएगा, प्रोफेशनल टैक्स का रीइंबर्समेंट तो नहीं बोला, एम्प्लॉय पे किया है बोला है, तो यहां पर तो एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्यों आएगा? सॉरी, नहीं आएगा। कितना होगा? 39,000। बोलो 12 30 40 51,000 51,000। क्रॉस सैलरी कितना? क्रॉस सैलरी कितना? बोलो। तो 6,51,000 हाँ, 6,51,000 6,51,000 लेस। मैं थोड़ा चालाकी करूंगा। कितना होगा? $50,000 into 2,400. How much? 52,400. Taxable salary. $5,98,600. 5,98,600. 600. Clear or not? Okay. So education facility, gas, electricity, sweeper, watchman, we have covered. एजुकेशन फैसिलिटी सबका विथ एग्जांपल हम लोगों ने किया है। आप लोगों को घर में इसका कॉपी करना है, एग्जांपल को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा?
चलिए